नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और अभिनंदन है। आज आप देख रहे हैं जैसा कि इंडियन पॉलिटी का जो सबसे ज्यादा बहुचर्चित ये टॉपिक रहता है। सब हर एग्जाम भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर ये वाला टॉपिक न पूछा गया हो। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मूल अधिकार, अगर सिलेबस इंडियन पॉलिटी लिख रखा है तो फिर मूल अधिकार उसके अंदर होगा और उसमें से हर बार मूल अधिकार में से प्रश्न जरूर छपते हुए। तो आज हम मूल अधिकार वाला टॉपिक देखने वाले हैं। अब पहले इसकी थ्योरी देखने वाले हैं, साथ में एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस क्लास को देखने के बाद में आपका सवाल मूल अधिकार से गलत नहीं होने वाला है, इतना मैं कह सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी बढ़िया तैयारी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं और ज्यादा समय खराब न करते हुए, अगर इसके बारे में आपको भी कुछ जानकारी अच्छी लगे या फिर इसके बारे में आपको कुछ और ज्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा समय को ध्यान में रखते हुए, ना आपका खराब हो ना आपके पास है ना। तो देखिए, इसका पहली स्लाइड जो ले रहे हैं, देखिए ये जो मूल अधिकार है, आपने कभी ये भी सोचा होगा कि भाई अगर मूल अधिकार नहीं हो तो फिर क्या होगा। तो वो उन सब जवाबों के, सब क्वेश्चन के या फिर सब जवाब के, आपको सब जवाब के उत्तर मिलने वाले हैं इस क्लास के अंदर। लास्ट तक आप देखिएगा, जरूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मूल अधिकार आपको पूरे के पूरे याद होने वाले हैं। और एक बात मैं और बता दूं, इस मूल अधिकार की इस क्लास के अलावा एक क्लास और आने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने आधी क्लास ही आ पाएगी, क्योंकि एक क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए दो क्लास के अंदर आने वाला है मूल अधिकार। एक ये क्लास हो गई, एक इसके अलावा एक क्लास और आएगी। अब देखिए, मूल अधिकार के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं और मूल अधिकार स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मूल अधिकार के बारे में जान लेते हैं। मूल अधिकार का जो इतिहास है वो जान लेते हैं, ठीक है ना। और अब देखिए, मूल अधिकारों की शुरुआत है वो आप देखिएगा, सबसे पहले अगर मूल अधिकार को माने तो कहां से शुरुआत होती है, तो ध्यान रखना ये ब्रिटेन यूके के संविधान के अंदर 1215 ईस्वी के अंदर ही मैग्ना कार्टा के नाम से उन्होंने वहां पर ऐड कर दिया था। तो सबसे पहले अगर विश्व के अंदर माने तो सबसे पहले किस देश ने मूल अधिकारों को अपनाया, तो मूल अधिकारों सबसे पहले ब्रिटेन ने अपनाया था। ब्रिटेन ने सबसे पहले अपनाया था भाई, ठीक है ना। और वैसे मूल, देखिए मूल लिख रखा है आगे, यानी कि ये तो होने ही चाहिए। ये वो अधिकार है जो कि एक मानव होने के नाते या फिर एक व्यक्ति के नाते उनको वो अधिकार मिलने चाहिए। उसका सर्वांगीण विकास के लिए ये वो अधिकार है जो उनको होने चाहिए। विधिक अधिकार ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये वो अधिकार है, ये तो होने ही चाहिए। इसके बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी सही ढंग से विकास भी संभव नहीं है। अब देखिए, ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 ईस्वी के अंदर, तारीखें याद रखना, इसीलिए क्रम से लेकर आए, सभी एकदम क्रम से याद हो जाए। तो सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर कब, 1215 ईस्वी के अंदर मैग्ना कार्टा के नाम से इसको शामिल किया गया। उसके बाद में 1789 के जो फ्रांस की क्रांति होती है, भारत के अंदर भी आपको पता होगा, इस क्रांति से हमने समानता, बंधुत्व, भाईचारा जैसे शब्द लिए थे। लेकिन इसने भी क्या करा, संवैधानिक अधिकार के रूप में मूल अधिकार को शामिल कर लिया, यानी कि संवैधानिक अधिकार बना दिए। किसने, फ्रांस की क्रांति के बाद में फ्रांस देश ने अपने संविधान के अंदर इसको शामिल कर दिया। अब देखिए, 1791 के अंदर क्या होता है, अमेरिका ने अपने जो कानून के अंदर बिल ऑफ राइट्स के नाम से इन्होंने भी अपने मूल अधिकार के रूप में शामिल कर दिया। इसका सिर्फ इतिहास देखना है, कई बार यहां से सीधा डायरेक्ट प्रश्न टपक जाता है, ठीक है ना। तो फिर ये आपको इतिहास इसका पता होना चाहिए। अब देखिए, अमेरिका के अंदर ये सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स के रूप में शामिल किए गए, लेकिन उससे पहले भी ये लागू कर चुके थे। कौन से वाले देश, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन क्या है, 10 दिसंबर 1948 को क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इन्होंने भी घोषणा की कि कुछ न कुछ वे अधिकार इन्होंने भी तय कर दिया, घोषणा कर दी कि मनुष्य होने के नाते या फिर उनका विकास या फिर उनका सर्वांगीण विकास या फिर ये तो पूरे इनमें से कुछ अधिकार वो होने चाहिए जो कि मूल अधिकार की श्रेणी में आना चाहिए। ये किसने घोषणा कर दी, 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी घोषणा कर दी कि मूल अधिकार व्यक्ति को मिलने ही चाहिए भी, ठीक है। वो तो उससे पहले भारत के अंदर देखिए, पहली बार जो मांग है वो, भारत के अंदर जो पहली बार मांग है वो स्वराज बिल के द्वारा 1895 के अंदर पहली बार उठती है। और इन्होंने सिफारिश की थी कि अगर संविधान सभा का गठन किया जाएगा जब कभी भी, तो भारत का अगर संविधान होगा उसके अंदर मूल अधिकार को शामिल करना होगा।
लेकिन 1925 के अंदर देखिए एनी बेसेंट ने भी 7 मूल अधिकार बताए थे और उन 7 मूल अधिकारों को संविधान के अंदर शामिल करने की बात कही थी। किसने? एनी बेसेंट। लेकिन 1928 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी रिपोर्ट ने सबसे ज्यादा जोर दिया था, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जोर दिया मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकारों को भारतीय संविधान के अंदर शामिल करने के लिए। अब देखिए जब संविधान सभा बनी थी उस संविधान सभा के अंदर जो मूल अधिकार है या फिर अल्पसंख्यक एक समिति बनी थी, उप समितियां बनी थी और उससे पहले मूल अधिकार से संबंधित समिति और एक बना था आपके अल्पसंख्यक समिति। तो इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो ध्यान रखना, इन दोनों के अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। एक अल्पसंख्यक से संबंधित और बनी थी, लेकिन इसे उप समिति बनी थी, एक मौलिक अधिकारों से संबंधित ही उप समिति बनाई गई संविधान सभा के द्वारा। तो उसके अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो अब तक हमने जितना पढ़ा सब याद होना चाहिए। सब याद में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले किसने? ब्रिटेन ने। कब? तो ध्यान रखना 1215। किस नाम से? मैग्ना कार्टा। और इसीलिए ये शब्द यहां पर लिख रखा ना, इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तब देखिए भारतीय संविधान के अंदर ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक कौन से अनुच्छेद या फिर कौन से भाग में? तो भाग कौन सा है? तो ध्यान रखना ये भारतीय संविधान का भाग है कौन सा? तो तीसरा भाग है भैया। कौन सा भाग है? तीसरा भाग। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद लगाकर 12 से लगाकर कहां तक है? 35 तक है, ठीक है ना, 35 तक है। और इसी भाग को, भारतीय संविधान के इस भाग को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मौलिक अधिकार का या फिर मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1789 में फ्रांस की क्रांति कब होती है ये भी आपको पता होगा, 1789 में होती है। और इस क्रांति के बाद फ्रांस में भी मौलिक अधिकार को संवैधानिक अधिकार का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। 1791 के अंदर अमेरिका के अंदर बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसको शामिल किया गया। और भारत के अंदर जो मूल अधिकार है ना, ध्यान रखना, जो भारत के अंदर मूल अधिकार है वो कहां से लिए गए? तो यह भी ध्यान रखना, हमने यूएसए से लिए हैं और यही हमें यहीं से प्रभावित हुए थे, ठीक है ना। 1791 में जो अमेरिका के संविधान के अंदर जो मूल अधिकार शामिल किए गए उनमें से ही हम प्रेरित होकर हमारे देश के अंदर भी मूल अधिकार लिए। अब 10 दिसंबर को इसकी घोषणा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ये भी आपको याद रखना, भारत के अंदर सबसे पहले 1895 स्वराज बिल, ये आपको पता होना चाहिए। एनी बेसेंट ने भी 1925 के अंदर बताया था, जिसने 7 मूल अधिकार दिए थे, ठीक है ना। और नेहरू रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है अभी 1928 नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्ष थे इनके और इन्होंने मूल अधिकारों को संविधान के अंदर शामिल करने की पूरा जोर यानी मान सकते हैं या फिर पूरा कोशिश किए और बाद में शामिल भी हुए। मूल अधिकारों से संबंधित और अल्पसंख्यकों से संबंधित समितियां बनी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। लेकिन इसे उप समितियां बनी, उसके जेबी कृपलानी थे, किसके? जो मूल अधिकार से संबंधित उप समिति बनी थी। तो यह स्लाइड आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए। उससे अलावा आपको यह पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार वाला टॉपिक जो कि संविधान के कौन से भाग? तो भाग तीसरे के अंदर, ध्यान रखना तीसरा भाग है, कंफ्यूजन यहां पर होता है। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4 के अंदर ही मौलिक कर्तव्य भी है। लेकिन ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य 51 क के अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार हमने किस देश से लिए? यूएसए से लिए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, भाग तीसरा और अनुच्छेद 12 से 35। अब देखिए अगले स्लाइड उससे भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर सही ढंग से, एकदम सही ढंग से सजा रखा है। देखिए भाग 3 के अंदर किसका वर्णन कर रखा है? मूल अधिकार का। मूल अधिकार का वर्णन कहां पर कर रखा है? तो ध्यान रखना भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन कर रखा है। देखिए इस क्लास को पहले हम 12 से लगाकर 22 तक अनुच्छेद इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, मैं ये बता देता हूं आपको। और उसके बाद में हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम देखने वाले हैं जो भी पीछे बचेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी हम 22 तक पूरे पढ़ लेंगे इस क्लास के अंदर, उसके बाद में हम ट्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णन है? तो ध्यान रखना 12 से 35 तक अनुच्छेद है, किसमें? भारतीय मूल अधिकार में। अब देखिए अनुच्छेद 368, जब भी मूल अधिकारों के अंदर, हाँ ये भी लिख रखा ना भाई, मूल अधिकारों के अंदर संशोधन भी करेगा। किसको पावर है मूल अधिकारों के अंदर संशोधन की? मूल अधिकारों के बदलने की पावर संसद को दे रखी है, संसद, ठीक है ना। संसद मूल अधिकारों के अंदर क्या कर सकती है?
तो ध्यान रखना 368 के तहत संसद इसके अंदर क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। क्या कुछ बदलाव कर सकती है? कुछ भी बदलाव कर सकती है, कुछ भी बदलाव कर सकती है। लेकिन एक बात का इसको ध्यान रखना होगा, वो है मूलभूत ढांचा, यानी कि जो मूलभूत ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो भी मूल अधिकार है उसका मूलभूत ढांचा बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाकी कुछ भी बदलाव करे कोई दिक्कत नहीं, मूलभूत ढांचा बदलना नहीं चाहिए। अब ये मूलभूत ढांचे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आ गया, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा की जो आज तक की सबसे इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी मूलभूत ढांचा सिद्धांत, जो कि केशवानंद भारतीवाद 1973 का है, जो कि 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आता है, ठीक है ना। तारीख पूछे तो 24 अप्रैल, ठीक है। इसी के अंदर इन्होंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट होता है वो इन्होंने इस केस के अंदर बताया था, ठीक है। और इसी केस के अंदर ये कहा गया कि संसद को पूरा अधिकार है, संसद पूरे संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है। शर्त यह है कि इसको सिर्फ यह ध्यान रखना होगा कि मूल संविधान या फिर मूलभूत ढांचा, यानी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था उसकी मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है ना। जिस तरीके से इन मूल अधिकारों को बनाया गया था वो मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए। मूल भावना क्या है, किसको देने के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं मूल अधिकार बनाए वैसे व्यक्ति को देने या फिर भारतीय नागरिकों को देने के लिए बनाए थे। अब आप संविधान संशोधन करना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने पूरा का पूरा बदल ही दिया। हो सकता है कुछ अधिकार कम कर दिया, कुछ बढ़ा दिया या फिर विदेशियों को दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि ये संविधान के अंदर ये लिख रखा है मौलिक अधिकार, जो ये मूल अधिकार है भाई, मूल अधिकार इसमें कुछ भारतीयों को दे रखा है, कुछ विदेशियों को दे रखा है, लेकिन उसमें जिस हिसाब से वो मूल कंसेप्ट है उसी के अनुसार इनको बदलाव करना होगा। ऐसा नहीं पूरे को कम कर दिया या फिर अधिक विदेशियों को दे दिया या फिर पूरे के पूरे भारतीय नागरिकों को दे दिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसमें कमी या फिर इसका हनन भी नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना होगा, किसको, संसद को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना होगा, लेकिन मूलभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए। क्या मूलभूत ढांचे की परिभाषा संविधान के अंदर दे रखी है? बिल्कुल नहीं दे रखी है, क्योंकि ये केशवानंद भारती वाले वाद के बाद ही ये मूलभूत ढांचे की परिभाषा आती है और ये कंसेप्ट आता है। इससे पहले कोई मूलभूत ढांचा ना आज तक दे रखी है। और संविधान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता रखा है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम मूलभूत ढांचे की परिभाषा देते रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, तो यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए मूल संविधान में 7 थे, क्या मूल संविधान के अंदर 7 मूल अधिकार थे। और देखिए वर्तमान में इनकी संख्या 6 है भाई, कितनी है? 6 है। मूल संविधान के अंदर 7 थे, तो आपको ध्यान रखना है मूल संविधान के अंदर मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। अब वर्तमान में 6 है। अब देखिए संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 कानूनी अधिकार बना दिया। ध्यान रखना, कानूनी अधिकार बना दिया। और ये किसकी सरकार थी उस समय? तो ध्यान रखना मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे भाई। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, जनता पार्टी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मोरारजी देसाई द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर किस में डाल दिया? विधिक अधिकार में। मौलिक अधिकार होता तब तो व्यक्ति उसका दावा कर सकता है, कोर्ट जा सकता है, वो कोर्ट के जरिए ले सकता है। अगर उसका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। लेकिन अगर विधिक होगा तो फिर संसद उसमें कमी या फिर बदलाव या फिर उसको समाप्त तक कर सकती है। तो ठीक है ना, वो भी आप ध्यान रखिएगा। विधिक अधिकार में कंट्रोल पूरा होता है और ऐसी कोई उसको सुरक्षा भी या फिर संरक्षण भी नहीं दे रखा होता, तो मतलब उसमें बदलाव। तो ध्यान रखना भाई, यह विधेयक बना दिया गया और विधेयक बनाने से, कानून बनाने से व्यक्ति उसका मूल रूप से कोर्ट के अंदर दावा भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो अब देखिए मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, यानी कि अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। अरे देखिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अगर मूल अधिकारों का हनन होता तो, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी कर सकता है 6 प्रकार की, ठीक है ना। और ध्यान रखना जब भी देश के अंदर आपातकाल लागू हो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिटें जारी नहीं कर सकता है, लेकिन यह हाई कोर्ट रिटें जारी कर सकता है, मतलब 352 लगने के उपरांत भी। इसलिए इसका सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल है कौन है? हाई कोर्ट। अब तक हमने जितना पढ़ा, ध्यान रखना
भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार? भाग तीसरे के अंदर मूल अधिकार है। किस देश से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक है। ठीक है। क्या संसद इसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ भाई, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कर कौन सकता है? संसद कर सकती है। संसद इसके अंदर संशोधन कर सकती है। क्या पूरा का पूरा मूल अधिकार को पूरा बदला जा सकता है? नहीं भाई, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बदल दीजिएगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा मूलभूत जो संविधान सभा द्वारा इनका गठन किया गया था, उनकी मूल भावना जो कि मूल अधिकारों के अंदर है, जो कि किस लिए थे ये वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए भाई। ठीक है ना, मतलब मूल भावनाओं के अंदर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी संसद कुछ भी चाहे बदले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा नहीं बदल सकते। उसके अलावा आपको बताया, जब भी देश के अंदर आपातकाल लागू होता है तो ये जितने मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन दो ध्यान रखना, 20 और 21, ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल में भी क्या नहीं होता है? निलंबित नहीं होता है। 20 और 21 ये मूल संविधान के अंदर ऐसा था? नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दो मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसी व्यवस्था मोरारजी देसाई द्वारा कर दी गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा मूल संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? तो 7 थे भाई। लेकिन तो फिर अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। छठा जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। क्यों? किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा है? तो संविधान संशोधन 44 था। कहां पर रखा गया? तो ध्यान रखना, इसको कहां पर रखा? तो ध्यान रखना, भाग रखा है, भाग 12 में रखा है। और ध्यान रखना, भाग 12 में रखा, और कहां पर? 300 क के अंदर। ठीक है, 300 क के अंदर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के द्वारा, जनता पार्टी उस समय सरकार थी, भाग 12 के अंदर 300 क के अंदर इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये था पूरा। और ध्यान रखना, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो ढांचा है, उसका कंसेप्ट भारतीय संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के द्वारा आया? अरे सॉरी, एक मिनट भैया, भारतीय संविधान के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा है वो किस वाद के बाद आया? तो ध्यान रखना, केशवानंद भारती वाद। क्या सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके अंदर रिट जारी कर सकते हैं? कर सकते भी, लेकिन ध्यान रखना, जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था तो फिर अगर मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिट जारी नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट उसके रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट से भी हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। तो ये चीजें पूरी हो गई। और उसके अलावा यह भी ध्यान रखना, मूल अधिकार वाला जो कंसेप्ट है वो हमने किस देश से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है ना, मूल अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल कर्तव्य यूएसएसआर। ठीक है ना, वो आप अलग अलग याद रखना भाई। और भाग 3 याद रखना, भारतीय संविधान के तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? 368। 368 के तहत इसके अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है। ध्यान रखना, 368 के तहत इसमें संविधान संशोधन होता है। और ये कौन संशोधन करता है? तो संसद करती है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चले। अगला स्लाइड देखिए। अब देखिए, जो ये तो हो गया वहां तक। अब है समता का जो, समानता का जो अधिकार है भाई, या समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार, आप समानता मान लेना। ये कहां से पूरा देख रहा है? अच्छा, पूरा साथ में दे रखा है। ये देखिए, एक बार पूरा का पूरा साथ में दे रखा है। जितने मौलिक मूल अधिकार है वो पूरा का पूरा दे रखा है। देखिए, सबसे पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। हम आज इसमें 2 ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संपत्ति का अधिकार जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि 31 के अंदर था अनुच्छेद के अंदर, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 भाग 12 अनुच्छेद 300A या फिर 300 क, उसको क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। और मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है। यह आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये 6 है। अब टोटल अभी 7 दे रखे हैं, लेकिन ये छठा हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में कितने हैं?
6 है। अब पहले मूल संविधान का पूछे तो 7 थे। संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में जोड़ा, तो 12वां भाग। कहां पर, कौन सा अनुच्छेद, 300 का कौन सा संविधान संशोधन, 44वां, ठीक है ना। 44वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था, ध्यान रखना यह संशोधन मोरारजी देसाई के समय जनता पार्टी द्वारा ये किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखना इंदिरा गांधी के समय होता है, और वो उसको मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं। एक दिन क्या मेरे क्लास डाल दी भाई, संविधान संशोधन जितने आज तक हुए उसकी क्लास मैंने डाल दी है। अब हम एक दिन ऐसा करेंगे, जितने आज तक वाद हुए, जैसे केशवानंद भारती है, शंकरी प्रसाद है, गोलकनाथ है, इस सब की भी एक दिन क्लास लेके आ जाएंगे, जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये पांचों 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। 7वां भी याद होना चाहिए, लेकिन 7वां ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 7वें के बारे में, ये छठा जो हटाया गया ना यहां से, इसको तो कई बार पूछा गया है। अब आपको ये अनुच्छेद वगैरह सब याद होने चाहिए। आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूं ना, लास्ट तक आप साथ में बने रहिएगा, आपको हर अनुच्छेद अंगुलियों पर याद होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ देखिए केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसमें मतलब ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, बाकी विदेशी नागरिकों को इनमें से कोई प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 16 और अनुच्छेद नंबर 19, 29 और 30, यानी कि 15, 16, 29, 30, 15, 16, 29, 30 और 1, 19, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया और प्रश्न पूछता ऐसे है कि इनमें से कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया। तो ध्यान रखना, ये 15, 16, 19, 29, 30। अब क्या क्या है देख लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद नंबर 15 के अंदर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या है, प्रतिषेध है भाई। इसके आधार पर, इनके आधार पर किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता भाई। विभेद का मतलब भेदभाव कर रोकती है भाई, भेदभाव करने से प्रतिषेध यानी कि मनाही करता है ये, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सीधा सा समझ लीजिएगा, लोक नियोजन न समझ में आए, नौकरियों के अंदर अवसर की समानता दे रहा है। नौकरियों के अंदर अवसर की समानता, जिसमें आरक्षण वाला मुद्दा भी इसी के अंदर है, वो भी आप ध्यान रख लेना, आगे अभी आएगा जैसे जैसे हम समझ लेंगे। 19 के अंदर वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। इसके अंदर अभी आगे देखने वाला है, इसके पूरे भाग मैं आपको बता दूं, 15, 16, 16 और 19 और 21 और 20, 22, इनके जितने भी भाग बन रहे हैं ना, उन भागों को भी हम साथ में देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा आजकल बहुत टफ होने लगी है, वो गहराई से जाके पूछता है, इसलिए हम कुछ भी पीछे छोड़ने वाले नहीं। 19 के अंदर वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 के अंदर है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, 15, 16, 29, 30, 15, 16, 29, 30 और 1, 19, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को दे रखा है। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने बता दिया। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म धमुजा, आप इसको शब्द अलग अलग सब आगे से पकड़ लीजिएगा, धमुजा लेज, ऐसे याद कर लीजिएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में कुछ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 के अंदर लोक नियोजन के अंदर अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों के अंदर अवसर की समानता। 19 के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के अपने हितों की संरक्षण। और आपके 30 है शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, प्रशासन करने का या फिर उसका अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार माना है। तो अब ये याद होंगे। अब आगे आने वाले हैं भाई, अब देखिए हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद नंबर 12 परिभाषा, अब एक एक अनुच्छेद चलने वाला है। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 12 है, उसके अंदर क्या लिख रखा है, सिर्फ परिभाषा किसकी, राज्य की। अब ये राज्य केवल राज्य नहीं है भाई, ये इस राज्य के अंदर देखिए अनुच्छेद 12 के अंदर ये परिभाषा है, सिर्फ परिभाषा की उल्लेख कर रखा है। अब देखिए राज्य के अंदर क्या क्या आने वाले, भारत सरकार एवं संसद, राज्य के अंदर भारत सरकार या फिर संसद भी आ सकती है। प्रत्येक राज्य की सरकार का विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल दे रखा है, विधान परिषद है तो भी है, विधानसभा है तो भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। तो देखिए प्रत्येक राज्य की सरकार व विधान मंडल, भारत सरकार एवं संसद,
स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब है नगर पालिका है, नगर पालिका है, या फिर आपके ये क्या है, नगर पंचायत बोल दो, या फिर ग्राम पंचायत बोल दो, स्थानीय स्वशासन बोल दो। स्थानीय स्वशासन में टोटल आ जाएगा ना, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के अंदर पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर दोनों को लिखना चाहते हो तो यहां पर एक नगरीय लिख दीजिएगा, नगरीय, और एक हो जाएगा ग्राम पंचायत। मतलब यह कह रहा है, स्थानीय प्राधिकरण का मतलब है स्थानीय स्वशासन को पूरा का पूरा इसके अंदर परिभाषा दे रखी है। मतलब स्थानीय स्वशासन प्रत्येक राज्य यानी विधानमंडल है, चाहे विधान परिषद है, और या भारत सरकार या फिर संसद, इन तीनों को इनकी परिभाषा किसके अंदर दे रखी है, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, उन सब की पूरी परिभाषा अनुच्छेद नंबर 12 के अंदर दे रखी। उसके अलावा एक पॉइंट और दे रखा है, अन्य प्राधिकारी। अब अन्य प्राधिकारी में कौन होगा? व्यक्ति हो सकता है, निकाय हो सकता है, संस्था हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना या फिर नियम बनाने, जारी करने के, लागू करने की क्या हो उसके पास शक्ति हो। मतलब अन्य प्राधिकारी में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, और लेकिन वो ऐसा होगा जिसे विधि है, उपविधि है, आदेश है, अधिसूचना है, नियम है, इन सब को जारी करने या फिर लागू कराने की क्या हो उनके पास शक्ति हो, तो भी वो भी किसके अंदर आने वाला है, वो भी अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला है। तो ध्यान रखना, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार की विधानमंडल जो कि विधानसभा और विधान परिषद, उसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय स्वशासन की दोनों इकाइयां, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगरीय निगम हो, या फिर नगर पालिका वाला वो क्षेत्र, ठीक है। अन्य प्राधिकारी में वो व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है, या फिर निकाय भी हो सकता है। उसके पास वो अधिकार होना चाहिए, चाहे नियम बनाने का, चाहे आदेश का, या फिर उस आदेश को लागू कराने की क्या होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो यह हो गया अनुच्छेद नंबर 12 कंप्लीट, सबको याद होना चाहिए। अगला है अनुच्छेद नंबर 13। अब बड़ा लिख के देख के डरना कोई बिल्कुल है ही नहीं। और देखिए अनुच्छेद नंबर 13 है, और इसको कहते हैं मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच। ध्यान रखना, जो संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है ना, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन है ना, ये शब्द को भी इसी अनुच्छेद के द्वारा वो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसी अनुच्छेद के द्वारा वो प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 13 ये देखो, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, यानी कि मूल जितने भी मूल अधिकार है उन सब की सुरक्षा ये वाला अनुच्छेद करने वाला है। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 13। देखिए अनुच्छेद नंबर 13(1) में क्या लिख रखा है? संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि, यानी कि ये कह रहा है संविधान पूर्व विधि, संविधान से पूर्व जितनी भी विधियां बनी हैं वो अब मौलिक अधिकारों का अगर हनन करती हैं तो फिर वो क्या हो जाएगी? शून्य घोषित हो जाएगी। पहले 13(1) के अंदर ये लिख रखा है कि अगर संविधान से पूर्व यानी कि संविधान पूर्व विधि, यानी कि संविधान लागू होना, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, उससे पहले की अगर कोई विधि बनी हुई है और अभी वर्तमान में जो हमने बनाए हैं मूल अधिकार वगैरह लागू होने के बाद में अगर उसका हनन करती हैं तो फिर पहले वाली विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है ना। यह है इस पहली लाइन का मतलब। संविधान पूर्व विधि यानी कि संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले की कोई अगर कानून बन रखा है लेकिन वर्तमान के अंदर हमने नए जो मूल अधिकार लागू किए हैं उसका अगर हनन करता है, उसको कम करता है, उसकी शक्तियों को कम करता है तो फिर वो पहले वाली विधि क्या हो जाएगी? शून्य घोषित हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 13(2), अनुच्छेद नंबर 13(2) में संविधान के बाद के कानून, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं, अधिकार कम। हाँ ध्यान रखना, यह कह रहा है यही वो अनुच्छेद है, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यही है, यही वो अनुच्छेद है। इसी अनुच्छेद का टोटल अगर 13 पूछे तो 13 न्यायिक पुनरावलोकन, तो 13 ऑप्शन में आए तो 13 ठीक है, लेकिन ये ऐसे टुकड़ों में आए तो 13(2) सही होगा उसमें, ठीक है ना। इसका अंदर यही लिख रखा है न्यायिक पुनरावलोकन की, इसी से यूज कर रहे हो। संविधान के बाद का कानून यानी कि संविधान के बाद यानी 26 जनवरी 1950 का कानून, बाद का कानून 26 जनवरी 1950 के बाद के कानून की बात कर रहा है। और यह बात इसमें बोल रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जिसके तहत मौलिक अधिकारों को क्या हो? हनन हो। ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों का हनन हो ऐसा राज्य कोई भी कानून बनाकर पारित नहीं करेगा।
ये जवाब किसमें लिख रखा है? 13(2) के अंदर लिख रखा है। 13(2) के अंदर ये बात लिख रखी है स्पष्ट रूप से कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का क्या हो, कम हो या फिर हनन हो या फिर उसकी शक्तियों को कम करते हो। ठीक है ना, तो ये बात इसमें लिख रखी है पहले से, तभी तो नहीं कर पाया था। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 13(3), हाँ 13(3)(a) भाई, ठीक है ना, ए और बी दो है 13(3), ठीक है ना। तो इसमें विधि की परिभाषा दे रखी है, इसमें विधि की परिभाषा दे रखी। विधि यानी कानून, लॉ, यानी इसमें देखिए अध्यादेश है, आदेश है, नियम है, विनियम है, उपविधि है, अधिसूचना या फिर ये प्रथा, इनसे संबंधित जो परिभाषा है या फिर उनकी विधि की जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर दे रखी। मतलब अध्यादेश किसे कहेंगे, आदेश, नियम, विनियम कैसे वो लागू होंगे, वो सब परिभाषा है 13(3)(a) के अंदर दे रखा है। ठीक है, 13(3)(b) के अंदर पर्वत विधि जो अभी लागू है के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या फिर अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ के पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरीक्षित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में नहीं है। इसका मतलब यह है, यह बोल रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर्वत विधि का मतलब यह बोल रहा है जब भी भारत के अंदर कानून लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसके बाद में से कुछ विधियां हमने समाप्त कर दी। जो कि उल्लंघन करता है तो वो समाप्त है, लेकिन अगर उल्लंघन नहीं करता है तो वो लागू है किसी क्षेत्र के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो वो विधि पूर्णतः विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में नहीं होगी। अगर उल्लंघन करता है मतलब लागू विधि है, उल्लंघन करता है तो वो इसके तहत शून्य हो जाएगी, लेकिन उल्लंघन नहीं करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो चल रही है। तो ठीक है ना। और अब क्या हुआ, देखिए 13(4) के अंदर अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन के किसी संशोधन पर लागू नहीं। यह इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऐड किया गया था कि भाई संविधान के अंदर जब भी संशोधन, मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन कर रही थी सरकार, तो ठीक है ना, इसमें यह लिख दिया कि अगर संविधान के अंदर जो भी संशोधन करती है उसके तहत 368 के तहत संविधान के अंदर जो भी संशोधन होता है उसके ऊपर ये 13 वाला नियम, जो ये 13 अनुच्छेद है वो उसके ऊपर लागू भी नहीं होगा। इसका मतलब तो यह हो गया जब ये 13 लागू ही नहीं होगा, इसका मतलब संसद तो पूरे में मतलब पूरे संविधान के अंदर कुछ भी बदलाव कर सकती है। इसको जोड़ने के बाद में तो फिर तो बहुत पावरफुल हो गई थी। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 13(4) अनुच्छेद 368 के ये जोड़ा है प्रावधान जो कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया था कि भाई संसद अगर संविधान के अंदर कुछ भी बदलाव करती है, अगर 368 के तहत चाहे मौलिक अधिकार हो चाहे कई अन्य भाग में 368 के तहत बदलाव करती हैं, तो फिर ये 13 अनुच्छेद उस पर लागू ही नहीं होगा। तो ये चीजें लिख रखी हैं 13(1), 13(2), 13(3), 13(4) तक आपको पता होने चाहिए। 13(1) एक बार वापस से देख लीजिएगा, 13 ये वही अनुच्छेद हैं जो कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। न्यायालय हमेशा ध्यान रखना इसी अनुच्छेद के द्वारा न्यायालय पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। अब देखिए 13(1) के अंदर क्या लिख रखा है, पूर्ववर्ती संविधान पूर्व विधि, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी विधियां थी वो अगर भारत में अभी लागू हुए, जो 26 जनवरी 1950 के बाद में जो भी मौलिक अधिकार लागू किए हैं उनकी अगर शक्तियों को कम नहीं करते हैं या फिर उनको संकुचन करते हैं या फिर उनकी शक्ति पावर को कम करते हैं तो फिर वो शून्य हो जाएगी, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो लागू रहे तो ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 2 के तहत इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये लिख रखी है, राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा जैसे मौलिक अधिकार हनन हो, मौलिक अधिकार कम हो, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा। कौन? राज्य। राज्य या राज्य का मतलब संसद ही है भाई, राज्य का मतलब राज्य भी नहीं बनेगा। राज्य की परिभाषा अभी हम देखे है ना, वापस दोनों है, राज्य है, भारत सरकार है, ठीक है ना, उसमें सभी है, राज्य विधानमंडल भी है। इसका मतलब राज्य की परिभाषा के अंदर वो पूरा आ गया। मतलब ऐसा राज्य कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की शक्ति कम हो। 13(3) के अंदर विधि की परिभाषा है। अच्छा, 13(3)(b) के अंदर पर्वत विधि जो अभी विधियां लागू है उसके बारे में, और 13(4) के अंदर 368 की प्रक्रिया के ऊपर 13 लागू ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये थे इसके अनुच्छेद। सीधा सीधा अगर पूरा याद ना हो तो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है या फिर न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति का प्रयोग भी 13(2) के द्वारा। वो अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंदर भारतीय संविधान के अंदर राज्य या संसद को यह कहा गया है कि वो मौलिक अधिकारों को हनन से संबंधित कोई कानून नहीं बना सकता, तो वो यही अनुच्छेद है। ठीक है ना, वो यही अनुच्छेद है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर बात लिखी गई है कि अगर संसद 368 के तहत अगर कोई संविधान के अंदर संशोधन करती है तो उसका भाग लागू नहीं होगा, तो ये भी यही है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं भाई।
आगे अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद नंबर 14 है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया, लेकिन यहां पर कहीं कहीं जर्मनी भी आता है भाई, लेकिन अभी आपको जर्मनी के वीमर वाला भी मिलता है, बीएन राव ने वर्णन बताया है संविधान के स्रोत से, लेकिन आप ज्यादा ऑप्शन ब्रिटेन वाला ही रखना भाई, ठीक है। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। अब विधि के समक्ष समता, इसका क्या मतलब है? भारत के अंदर सबसे सर्वोच्च किसको माना गया है? विधि को, यानी कि सर्वोच्च कानून व्यवस्था है भाई। न्यायालय सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, यानी कि भारत के अंदर सर्वोच्च शासन विधि के द्वारा होगा भाई। विधि के, और यहां पर विधि की दृष्टि से सभी समान होंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो, सबकी दृष्टि से, मतलब उनके कानून की दृष्टि से सभी समान होने वाले। भारत के अंदर सबसे सर्वोच्च विधि को माना गया। विधि के सबको क्या मिलने वाला है? एक समान न्याय मिलने वाला है, यह व्यवस्था कर रखी है। मतलब विधि के समक्ष, विधि है वो सबको समान दृष्टि से देखने वाली है भाई। यह कानून के अंदर लिख रखा है कि विधि की दृष्टि से भारत में सभी नागरिकों के साथ में समान बर्ताव किया जाएगा, उनको समान न्याय दिया जाएगा, उनको समान समान न्याय उपलब्ध कराया जाएगा, और समान ही उनका जो भी न्याय उपलब्ध कराया जाएगा, या फिर उनको जो भी विधियां के द्वारा उनको न्याय मिलता है, उनका संरक्षण भी समान दृष्टि से किया जाएगा। किसी के साथ बदलाव या फिर भेदभाव नहीं किया जाएगा विधि के मामले में। और सर्वोच्च कौन होगा भारत के अंदर? विधि ही सबसे सर्वोच्च होने वाली है, और यह है विधि का समक्ष समता, जो कि हमने विधि के समक्ष समता तो ब्रिटेन से ले ली, और विधि के समान संरक्षण मतलब समान, मतलब सबको समान, और समक्ष समता विधि के समक्ष और विधि के समान। ध्यान रखना, यह शब्द बड़ा है तो अमेरिका, छोटा है ब्रिटेन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 देखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी ये कह रहा है, आप इसको सीधा एक बना दीजिएगा। मैंने इसको ऐसे याद कर दिया, धमुजा, ठीक है, धमुजा लीज, ठीक है ना, ये शब्द आप याद कर लीजिएगा, धमुजा लीज, धमुजा लीज। कैसे? ध से धर्म, देखिए धर्म, फिर मूल वंश, फिर जाति, फिर लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में हम क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव करने से, ये कौन सा है? वो अनुच्छेद नंबर 15 है, वो हमें भेदभाव करने से क्या करता है? रोकता है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 15(1), 15(1), ये 15 के ही पार्ट है। प्रश्न आजकल इनमें से आ रहा है, ऊपर से सीधा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 15(1) के अंदर लेकर रखा है, यही वापस शब्द धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थल। और ये बात है ना, ये तो रोकता है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है या जन्म स्थान है, इनके आधार पर आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह बात 15(1) के अंदर लिख रखी, ठीक है। अगली बात इसी के 15(2) के अंदर देखिए भाई, पहले के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में इन आधार पर हम किसी के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। अब सेकंड वाले में देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, यहां तक सेम है, लेकिन यहां पर देखिए दुकानों, होटल, मनोरंजन स्थल या फिर सार्वजनिक स्थलों या फिर कुओं, तालाबों, स्नान घरों या फिर सड़कों, यहां पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मंदिर नहीं लिख रखा है, यह भी आप ध्यान रखना, यहां पर मंदिर का वर्णन नहीं कर रखा है। देख लेना, धमुजा लीज, धमुजा लीज, आपको यह शब्द आपको याद करना ही होगा, धमुजा लीज। धमुजा लीज के आधार पर हम होटल, मनोरंजन स्थल या फिर सार्वजनिक स्थलों, कुओं, तालाबों और स्नानगृहों, सड़कों, यहां पर हम क्या नहीं कर सकते? उसके साथ में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। पहले में तो सिर्फ नागरिक था, जो 15(1) है, इसमें सिर्फ हम भारत के सभी नागरिकों के साथ में कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर या फिर जो भी लिख रखा ना, या 5 प्रकार से, 5 आधारों पर हम उसके साथ में क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड वाले में हम इनके आधार पर कहां पर, तो ये यहां पर ऑप्शन लिख रखे हैं, दुकान है, मनोरंजन स्थल है, होटल है, स्नानघर है, तालाब है, कुआं है और सार्वजनिक स्थल है, लेकिन मंदिर का वर्णन नहीं है। इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आगे देखिए 15(3), 15(3) है, देखिए 15(3) के अंदर क्या है? राज्य स्त्रियों, ये स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अगर राज्य को लगे
कि स्त्रियों के लिए या फिर बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो कौन सा अनुच्छेद 15(3) के तहत ये राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो राज्य के अंदर निवास करने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ध्यान रखना 15(3) के अंदर ये प्रावधान कर सकता है, राज्य स्त्रियां एवं बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, 15(3) के तहत। अब देखिए अगला है 15(4). 15(4) के अंदर देखिए सामाजिक और शैक्षणिक, देखिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और एसए अगर, तो कोई विशेष उपबंध कर सकता है। अगर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से एससी एसटी अगर पिछड़े हुए हैं, अगर सामाजिक रूप से या फिर शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में अगर एससी एसटी समूह अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए भी राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए कर रहा था वो इसके लिए भी कर सकता है। किसके लिए? सामाजिक यानी कि समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी एससी एसटी समूह को लिए कुछ विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है 15(4) के अंदर। ठीक है ना। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 15(5) क्या लिख रखा है? 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा ओबीसी एससी एसटी निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, बस इतना सा याद रखना है। 15(5) के अंदर ओबीसी एससी एसटी पहले से था, उसके अंदर ओबीसी को और शामिल कर दीजिएगा और इसको क्या कर दिया? निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर भी आरक्षण दे दिया। निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरक्षण 15(5) के तहत दे दिया। और ये 93वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 2005 के अंदर होता है। तो ध्यान रखना 93वां संविधान संशोधन 2005 के दिन होता है। ठीक है ना, 2005 को होता है। ओबीसी एससी एसटी को, इन तीनों कैटेगरी को निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया। अगला देखिए 15(6), देखिए 15(6) के अंदर क्या है? ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस सरकारी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति, कमजोर को ना, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं में कितना प्रतिशत? 10% आरक्षण दे दिया। और ये कौन सा संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 के अंदर। ठीक है ना। तो आप देखिए एक बार वापस से देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं भाई, ये 15 नंबर जो अनुच्छेद है ये बात ये कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंदर धमुजा लीज यानी कि धर्म, मूलवंश, है ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर क्या नहीं कर सकती? भेदभाव नहीं कर सकती। किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में यह भेदभाव नहीं किया जा सकता इनके आधार पर। यह बात किसमें लिख रखी? 15(1) में लिख रखी है। तो 15(2) में क्या लिख रखी? धमुजा लीज यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति और क्या था? लीज यानी कि लिंग या फिर जन्म स्थान, इनके आधार पर दुकानों है, सार्वजनिक स्थान है या फिर मनोरंजन स्थल है या फिर क्या हो सकता है? स्नानघर हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, कुएं हो सकते हैं, उनके आधार पर जब सड़क हो सकती है वहां पर हम क्या नहीं कर सकते? इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते भाई। लेकिन मंदिर का यहां पर वर्णन नहीं कर रखा, ये भी आप ध्यान रखना। और अब है आगे 15(3) जिसके अंदर राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है उनके दशा सुधारने के लिए या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी या फिर उनसे सामाजिक या फिर शैक्षणिक दृष्टि से कुछ भी विशेष प्रावधान करने का वो उनको अधिकार दे रखा है। भेदभाव की दृष्टि से मतलब पूरे में लिख रखा है भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष तरीके से पैकेज बच्चों और महिलाओं के लिए उनके से किया जा सकता है। तो 15(4) के अंदर क्या लिखा? अगर सामाजिक या फिर शैक्षणिक दृष्टि से एससी एसटी समुदाय अगर पिछड़ा हुआ है तो इनके लिए भी क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। राज्य के अंदर कौन? संसद भी आती है। राज्य के अंदर भारत सरकार, वो पूरा 12 वाला जो अनुच्छेद के अंदर जितनी परिभाषाएं दे रखी वो सब होगी। तो सर जी 15(5) के अंदर क्या है? तो 15(5) के अंदर ध्यान रखना एससी एसटी के साथ में ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया और बता दिया गया निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर क्या हो दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर आरक्षण। तो 15(6) के अंदर क्या था? तो 15(6) के अंदर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत 10% आरक्षण जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर होता है। तो यह ध्यान रखना। और यह हुआ था 93वां संविधान संशोधन 2005 के अंदर। तो 15 के टोटल 6 भाग है और 6 के 6 भाग याद होने चाहिए। अनुच्छेद बहुत सारे हो जाएंगे भाई। 15 के हम 6 याद कर रहे हैं, उसके अलावा किसके याद किए? 13 के 4 याद किए और अब आगे 16 के 6 और हैं। ठीक है ना,
तो अब ये आपको याद होने चाहिए 15(1) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ पूरे सभी भारत के किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ में ये दुकान, होटल ये वाला है, और इसके साथ में राज्य विशेष जो 15(3) के अंदर है, जिसके अंदर राज्य स्त्रियां या फिर बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, और 15(4) के अंदर शैक्षणिक या फिर सामाजिक दृष्टि से और SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान। लेकिन 15(5) के तहत 13वां संविधान संशोधन 2005 के अंदर होता है, और इसके तहत OBC SC ST के लिए निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। और आपके ये 15(6) है, इसके अंदर EWS 10%, 103वां संविधान संशोधन 2019 आरक्षण। ठीक है ना। चलें आप देखिए अनुच्छेद नंबर 16 है। अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता यानी कि नौकरियों के अंदर अवसर, लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब ये कह रहा है लोक नियोजन के अंदर क्या दी जाएगी, हमें अवसर की, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है ना। जो भी सरकारी नौकरियां वगैरह हैं उसके अंदर लोक नियोजन यानी नियोजन, नियुक्ति, पद, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अवसर की समानता देंगे, सबके साथ में समान व्यवहार करेंगे। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 16(1) नियोजन, नियुक्ति, सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी, समानता होगी, मतलब समता होगी। नियोजन या फिर नियुक्ति, नियोजन या फिर नियुक्ति पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी, समानता होगी। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 16(2) क्या लिख रखा है, धर्म, मूलवंश, जाति, धमुजा, लियूज, ध्यान रखना यहां पर एक शब्द और आ गया, ये उद्भव, उद्भव, उद्भव है। ठीक है ना। ये ऐसा लिख रखा है, दो आधा है और भ ऐसे है, उद्भव है ना। उद्भव और जन्म स्थान यहां पर 6 है, वहां पर 5 है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इनके आधार पर क्या नहीं कर सकते, हम कुछ भी भेदभाव नहीं करेंगे। पहले में तो सिर्फ इतना ही लिख रखा है, सभी के साथ में समान अवसर देंगे। लेकिन सेकंड वाले में लिख रखा है जो ये 6 शब्द लिख रहे हैं, इनके आधार पर हम किसी के साथ में क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम इसके साथ में इनके आधार पर कुछ भी भेदभाव नहीं करके उनको क्या देंगे, नौकरियों में अवसर देंगे। ठीक है। नियोजन या फिर नियुक्ति या फिर पद में अवसर देने वाला है, इनके आधार पर या फिर इनके आधार पर हम उसको क्या नहीं कर सकते, अपात्र नहीं कर सकते। इनके आधार पर हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इनके आधार पर ही हम उसको किसी भी, इनको आधार पर किसी व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जाएगा। बस इतनी बात आप समझिएगा। ठीक है ना। 16(3) के अंदर देखिए, सरकारी नौकरियों में संसद निवास स्थान, देखा, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता। ऊपर वाले 5-6 आधार दे रखे, उनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये जन्म स्थान है, लेकिन ये बोल रहा है निवास स्थान, यानी कि जहां पर आप निवास कर रहे हो, मतलब पर्टिकुलर एक राज्य, मतलब संसद राज्य किसी राज्य को वहां पर स्थानीय लोगों को नौकरी के अंदर आरक्षण दे सकती है। यह प्रावधान कह रहा है 16(3), यानी कि किसी भी राज्य के अंदर, स्थानीय राज्य के अंदर, राज्य किसी भी राज्य के अंदर वहां की स्थानीय लोकल जनता को संसद दे सकती है। ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता, ऐसा संसद जरूर कर सकती है कि वो वहां के लोगों को क्या कर सकते हैं, इस निवास स्थान के आधार पर वहां पर भेदभाव कर सकती हैं सरकारी नौकरियों में। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बात किस में लिख रखी है, ये बात 16(3) में लिख रखी है कि संसद निवास स्थान के आधार पर, यानी कि वहां पर जनता जो निवास कर रही है उसको वहां पर लोकल, वहां की नौकरियों के अंदर वहां की जो निवास करने में जनता है उनको अवसर दे सकती है। लेकिन धमुजा लियूज, धमुजा लियूज, यानी कि ये वाला शब्द आप ध्यान रखना, ये वाला शब्द धमुजा लियूज, इसके आधार पर क्या नहीं कर सकती, इन आधारों पर किसी व्यक्ति को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 16, अनुच्छेद नंबर 16(4) तो हो गया ना। अच्छा, ये 16 नंबर 3 था, अभी चौथा तो अभी आ रहा है। ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को, देख लीजिएगा, ये 16(4) है, वही अनुच्छेद है जिसके तहत SC ST और OBC को क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। ठीक है ना। तो अब आपको याद होना चाहिए 16(4) के तहत ही SC ST OBC को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सबको सरकारी नौकरियों के अंदर क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। और ये वही अनुच्छेद है। ठीक है ना। इसे अनुच्छेद के तहत आरक्षण दे रखा है। अनुच्छेद नंबर 16(4)(a), 16(4)(a) SC ST को वरिष्ठ सीनियरिटी,
सीनियरिटी यानी कि ज्येष्ठता के आधार पर प्रमोशन का लाभ भी दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन से, ये बाद में जोड़ा गया था 85वें संविधान संशोधन, जो कब होता है 2002 में होता है। 85वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया है, ठीक है ना, वो भी सीनियरिटी क्रम के आधार पर 16(4)A में, ठीक है ना। अब तक आपको सब के सब याद होने चाहिए, एक बार लास्ट में वापस पूरा का पूरा रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला है 16(5), धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति, किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान। देख लीजिएगा, वहां ऊपर मूल स्थान के आधार पर, वहां के मूल स्थान के आधार पर किसी राज्य के अंदर संसद है, वो प्रावधान संसद को ये शक्ति दे दी गई कि भाई वो लगा सकता है नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर। यहां पर धर्म के आधार पर राज्य को यह पावर दी गई कि वो धर्म के आधार पर अनुमति किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त किया जाने का प्रावधान कर दिया है। यहां राज्य को धर्म के आधार पर किसी विशेष धर्म के आधार व्यक्ति को या फिर किसी नियुक्त किया जा सकता है, संप्रदाय के लोग को नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर राज्य को और यहां पर संसद को, दोनों अलग अलग है। अब देखिए अगला है 16(6). 16(6) आपको याद हो जाएगा, 15(6) याद हुआ जैसे ही 16(6) याद हो जाएगा। AWS को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, 103वां संविधान संशोधन 2019, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार वापस पूरा का पूरा। देखिए 16 अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर क्या है, तो लोक नियोजन के अंदर अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन के अंदर हम किसको, सबको समान समझने वाले हैं, सबको समान अवसर मिलने वाला है। 16(1) के अंदर क्या है, 16(1) के अंदर क्या है, तो लोक नियोजन, नियोजन एवं क्या लिख रखा है, देखिए नियोजन की या फिर नियुक्ति, जिसके भी नौकरी लगे, नौकरी, पद या फिर नियुक्ति या फिर सरकारी नौकरी, तो क्या करने वाले हैं उसके अंदर सभी भारतीयों को, सभी नागरिकों को क्या देने वाले, सबको समान अवसर देने वाले। पहले 16(1) के अंदर तो ऐसा लगता है कि भाई अब इसके तहत तो सबको समान अवसर दिया गया, भाई सब एक समान है भारत के अंदर, सबको यह अधिकार है कि अवसर मिलना चाहिए हर तरीके से ना। पहला कह रहा है नियोजन, नियुक्ति या फिर सभी नागरिकों को पद के तहत सभी नागरिकों को लिए अवसर की समानता होगी। सेकंड वाला कह रहा है धमुजा विधौ, कहां गया, धमुजा ल्यूज, जिसके तहत धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को समानता, इस जो नियोजन और नियुक्ति की जो समानता है, इस अवसर से उसको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। इन आधारों के आधार पर उसको अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक ना। लेकिन अगले ही 16(3) के अंदर यह बात बोल दी गई कि भाई मूल स्थान, मूल निवास, मूल स्थान नहीं है, मूल निवास, यानी कि वहां जहां पर वो निवास कर रहा है जिस राज्य के अंदर, उस राज्य के अंदर संसद कानून बनाकर उन लोगों को आरक्षण भी, क्या आरक्षण दे सकेंगे, स्थानों में भेदभाव कर सकते। सीधी सी बात, भेदभाव यही हुआ कि उनको भाई मौका दे सकती है, वहां के लोकल लोगों को जहां पर वहां निवास कर रहे हैं, उन निवास स्थान के वहां के लोगों को उस सरकारी नौकरियों में उनको मौका दे सकती है, लेकिन राज्य ऐसा नहीं कर सकता है। अगला देखिए जो 16(4) है, 16(4) के अंदर क्या लिख रखा है, 16(4) के अंदर लिख रखा है सरकारी नौकरियों के अंदर SC ST को क्या दे रखा है, SC ST OBC को क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। SC ST OBC को आरक्षण 16(4) के अंदर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में 16(5) है, 16(5) के अंदर क्या है, तो देखिए SC ST को 16(4)A है, पहले 16(5) पहले रुक जाइएगा, 16(4)A है जिसके अंदर SC ST को क्या दे रखा है, पदोन्नति में आरक्षण दे रखा है। यहां पर OBC नहीं है, ध्यान रखना ये भी। और 16(5) के अंदर क्या है, तो 16(5) के अंदर ध्यान रखना धर्म के आधार पर राज्य को यह भेदभाव करने का या फिर राज्य को क्या करने का, किसी विशेष धर्म या फिर संप्रदाय के लोगों को नियुक्ति किए जाने का एक अवसर या फिर प्रावधान किया जाता है कि राज्य को शक्ति दी गई, ऊपर संसद को दी गई, ऊपर संसद को मूल स्थान या फिर निवास स्थान के आधार पर दी गई, वहां पर जो निवास स्थान कर रहे हैं उसके आधार पर दी गई, जो निवास स्थान के आधार पर संसद को दे रखी है। और यहां पर धर्म के आधार पर विभेद की राज्य को अनुमति दी गई, किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। और EWS वाला सबसे पता ही है सबको, 106 में EWS 106 क्या है, 106 नहीं है, 16(6) के अंदर EWS 10% 2019 और 103वां संविधान संशोधन। अगला देखिए भारतीय संविधान के अंदर देखिए 3 प्रकार के आरक्षण दे रखा है, ये थोड़ा देख लेते हैं बीच में, ठीक है ना। एक तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और एक है राजनीतिक आरक्षण।
अब देखिए जो शिक्षण से संस्थानों से संबंधित आरक्षण है उसका वर्णन एक तो 15(4) में है, एक 15(5) में है और एक 15(6) में है। 15(6) में आप सबको पता होगा क्या था, 15(6) में ईडब्ल्यूएस था ना। अब देखिए सरकारी नौकरियों में ये देखिए 16(4) में है, 16(4) अभी पढ़ के आए हम। 16(4)(a) में है जो SC ST समुदाय के पदोन्नति में है आरक्षण, और इसके तो सबको दे रखा है SC ST OBC को। और ये एक 16(4)(b) इसमें भी है आरक्षण, और एक है 16(6) जो कि ईडब्ल्यूएस वाला है। अब राजनीतिक आरक्षण 330, 331, 332, 333 इन अनुच्छेदों के अंदर दे रखा है। अब देखिए राजनीति के अंदर पंचायतों को आरक्षण अलग से दे रखा है 243(d) के अंदर, नगर निकायों में आरक्षण 243(t) के अंदर दे रखा है। अनुच्छेद 330 इसके तहत लोकसभा अनुसूचित जाति और SC ST को 330 के तहत आरक्षण दे रखा है, SC ST को 330 के तहत आरक्षण दे रखा है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया कि भाई आरक्षण भारत में कितने प्रकार से दे रखा है, तो 3 प्रकार से दे रखा है, एक शिक्षण में, एक सरकारी नौकरियों में, एक राजनीतिक। इसलिए बताया, इसका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बीच में देख लेते हैं क्योंकि आपको पता चले भाई आरक्षण आखिर देख कितना प्रकार है। 331 के अंदर, 330 के अंदर SC ST का दे रखा है आरक्षण, और 331 के अंदर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति, लेकिन अभी यह प्रावधान हट चुका है, यह भी आप ध्यान रखना। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण SC ST को दे रखा है। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन 104 के तहत यह होता था, अभी वर्तमान में नहीं है भाई, तो यह भी आप ध्यान रखना। एक आंग्ल भारतीय मनोनयन होता था, और यह कहां पर होता था, इसको अब प्रावधान हटा दिया गया भाई 333 के तहत, ठीक है ना। उसके अलावा ये राज्य के अंदर ही होता था भाई इसमें, ठीक है ना, ये राज्य के अंदर होता था, ठीक है ना, राज्य। और अनुच्छेद 334 संसद ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दे रखा है। 334 के तहत संसद ने लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण 10 वर्ष को क्या कर रखा है, 10 वर्ष बढ़ा दिया है, अभी बढ़ाया 2020 के अंदर, तो ये आगे 10 साल तक आगे बढ़ गया है, 2020 से 2030 तक। कहने का मतलब यह है भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकार का आरक्षण दे रखा है, शैक्षणिक शिक्षा में दे रखा है, और उसके अलावा राजनीतिक दे रखा है, उसके अलावा और क्या था भाई, एक था सरकारी नौकरियों में, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया, बाकी आपको वो ध्यान रखना है। 330 में तो देखिए SC ST को दे रखा है आरक्षण। 331 के अंदर क्या दे रखा है, लोकसभा के अंदर 2 भारतीय सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत होते, लेकिन ये प्रावधान हट गया है, और ये 333 वाला अब हट चुका है। अब आपको 323 और 332 याद रख दीजिएगा, वहां पर लोकसभा है और यहां पर विधानसभा है, ये दोनों प्रावधान अब हट चुके हैं 331 333 वाले, तो ध्यान रख लेगा। और ये 334 वाला 10% बढ़ा दिया गया है, 10 वर्ष, ठीक है, 10% नहीं, तो ये आपको ऐसे ही बीच में याद रखना था। आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 17 पर। आज का आपके 17 नंबर अनुच्छेद है अस्पृश्यता का अंत। क्या है अस्पृश्यता, तो जातीय छुआछूत या फिर अस्पृश्यता को पूर्ण समाप्त किया गया इस कानून के तहत। अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया इस कानून के तहत, और इसी के एवज में हमने 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया भारत सरकार द्वारा। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का पूरी तरह से उन्मूलन करता है, जातीय छुआछूत या फिर अस्पृश्यता को पूर्णतः एकदम समाप्त करता है ये, और इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इस अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी छुआछूत जैसे अछूत या फिर छूत, ऐसे कोई भी घटना होती है या फिर कुछ भी ऐसा जातिवाद जैसा शब्द कहीं भी जातिवाद का देखने को मिलता है, तो फिर इस अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई होती है। और ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 17 है वो इसको पूरी तरह मनाही करता है या फिर पूरी तरह प्रतिषेध करता है, रोकता है। तो ये आप ध्यान रखना भाई, अनुच्छेद नंबर 17, ठीक है ना, जो कि अस्पृश्यता का अंत करता है पूर्णतः। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत है। अब देखिए 18(1) के अंदर लेकर रखा है राज्य, सेना और विद्या। ध्यान रखना, राज्य, सेना और विद्या से संबंधित अगर कोई उपाधि है तो क्या कर सकता है, दे सकता है, मतलब दे सकता है। राज्य, विद्या और सेना से संबंधित अगर कोई उपाधि है तो दे सकता है। एक मिनट भाई सब ना, चलिए आगे देखें। 18(1) के अंदर
राज्य, सेना या विद्या। ध्यान रखिएगा, वैसे ये उपाधियों का अंत करता है। 18 अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत करता है पूरी तरीके से। लेकिन ध्यान रखना, राज्य अगर उपाधि कोई देना चाहे तो फिर वो राज्य, सेना या फिर शिक्षा से संबंधित या विद्या से संबंधित कोई उपाधि है तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना 18(2) के अंदर क्या लिख रखा है, अगर कोई व्यक्ति नागरिक किसी विदेशी राज्य में उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई नागरिक, कोई बाहर से कोई विदेशी सरकार या फिर कोई अन्य देश के द्वारा कोई उपाधि दी जा रही है तो फिर वो नागरिक स्वीकार उसको नहीं करेगा, वो उपाधि नहीं ले सकता है। ध्यान रखना। और आगे 18(3) में लिख रखा है, राज्य के अधीन लाभ पद कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति। ध्यान रखना, राज्य के अधीन अगर राज्य ने कहीं पर भी आपको किसी दूसरे देश के अंदर या फिर कहीं पर भी आपको पद पर लगाया है, राज्य के अधीन उसने लगाया है या फिर उसको पद पर, आपको लाभ के पद पर बैठाया है, तो भी आप कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति की सहमति न हो या फिर आपने राष्ट्रपति से सहमति न ले ली हो। अगला है 18(4), राज्य के अधीन, यानी कि राज्य खुद आपको कोई बैठाता है तो फिर कोई भेंट करता है या फिर कोई उपलब्धि देता है या फिर कोई पद देता है तो भी राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। ध्यान रखना, 18(1) के अंदर राज्य, सेना या फिर विद्या से संबंधित कोई उपाधि दे सकता है, लेकिन 18(2) के तहत कोई नागरिक किसी भी देश के अंदर या फिर किसी विदेशी नागरिक, कोई विदेशी राज्य है वो उसको उपाधि दे रहा है तो फिर वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर राज्य, अगला है, राज्य के अधीन अगर कहीं भी आपको, राज्य के अधीन अगर आपको कहीं पर लाभ का पद मिला है तो भी आप क्या नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति की सहमति के बगैर या फिर राज्य की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। और इसमें लिख रखा है, लाभ का पद दे रखा है, राज्य के अधीन आपने कोई ले लिया है तो कोई भी उपाधि आप तो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ग्रहण नहीं कर सकते। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि आप अगर किसी विदेशी नागरिक या फिर विदेशी राज्य या फिर किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के बिना परमिशन आप कुछ ले भी नहीं सकते। बस ये आपको विशेष तरह से ध्यान रखना है। अलग अलग है, 4 अलग अलग हैं। एक में तो राज्य, सेना और विद्या से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के अंदर सिर्फ इतना ही लिख रखा है, कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ले ही नहीं सकता है। तीसरे के अंदर राज्य के अधीन है, अधीन आपको कोई लाभ का पद मिला है तो फिर कोई उपाधि आप राष्ट्रपति की सहमति के बगैर ले ही नहीं सकते। लेकिन चौथे में भेंट है, उपलब्धि है और पद है, ठीक है ना। यहां कोई उपाधि है, ध्यान रखना, यहां तो उपाधि है लेकिन यहां पर भेंट, उपलब्धि और पद है, ये यहां पर इतना सही फर्क है, ठीक है ना। तीसरे में तो उपाधि है और इसके अंदर भेंट है, उपलब्धि है या फिर पद है तो भी राष्ट्रपति की सहमति से ही आपको लेना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आज का नेक्स्ट लेते हैं और अनुच्छेद नंबर अब है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन कर रखा है। कौन कौन से? अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्र अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 20 के अंदर अपराधों की 2 स्थिति में कुछ संरक्षण दे रखा है। अनुच्छेद 21 के अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दे रखी है और अनुच्छेद नंबर 21 का शिक्षा का अधिकार है और अनुच्छेद नंबर 22 जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से क्या दे रहा है? संरक्षण दे रहा है। तो ये आपको सभी याद होना चाहिए, 19 याद होना चाहिए। ये 4 अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद के बारे में हम आगे पढ़ने वाले। तो देखिए अनुच्छेद 19 जिसके अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों की 2 स्थिति में कुछ मामलों के अंदर संरक्षण दे रखा है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और 21 क जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार जो कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया और 22 जो कि कुछ दशाओं के अंदर गिरफ्तारी निषेध की जाती है भाई। तो यह आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। अब लेते हैं एक एक अनुच्छेद। देखिए आज का अनुच्छेद नंबर 19(1) जिसके अंदर कितनी 6 स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार भी मूल संविधान के अंदर 7 थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 6 है। उसी प्रकार से अनुच्छेद नंबर 19(1) के अंदर भी 6 स्वतंत्रताएं हैं अभी, लेकिन ध्यान रखना ये भी यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जो अनुच्छेद नंबर 19(1) में भी 6 है और भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है उनकी संख्या भी 6 है। मतलब आप दोनों, आपको यही ध्यान रखना है, वर्तमान में दोनों जगह 6 है, ठीक है ना, 6 ही है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, और आपको ये तो आपको पता होगा। और यही यहां पर भी 7 थी, मौलिक अधिकार भी 7, और जो 19 के अंदर दे रखी है 19(1) के अंदर वहां पर भी 6। अब दोनों जगह आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब दोनों जगह प्रश्न आता है कि 19(1) में पहले कितने थे तो 7, मौलिक अधिकार मूल कितने थे 7,
19 के अंदर कितने हैं? तो 6। मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं? तो 6। ठीक है ना। अब देखिए 19(1)(a) के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, बोलने की आपके पास क्या होगी? स्वतंत्रता होगी भाई, बोलने की स्वतंत्रता होगी। इसी के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई। जब आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई तब आप क्या किया? 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की या फिर सभा करने की आपने सोच ली। ठीक है ना। जब आपकी शांतिपूर्ण सम्मेलन हो गया तो फिर वहां पर एकटे हुए हो रखे थे, तब आपने एक संघ बना लिया। ठीक है ना। 19(1)(c) के तहत आपने एक संघ बना लिया। जब संघ बन ही गया तो बात जच गई कि हम कहीं कहीं घूमने चलते हैं, यानी कि आवाज संचरण की, यहां पर हम संघ बनने के बाद हम कहीं कहीं घूम के आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद में आपकी जगह कि भाई अब घूम गए तो फिर अब निवास या बस जाते हैं, मतलब एक जगह बस जाते हैं। एक जगह बस जाने के बाद में आपके दिमाग में आ गया कि कोई ना कोई धंधा या फिर रोजगार या फिर व्यापार या फिर कारोबार खोल देते हैं। अब देखिए आपको इनमें से याद करने का एक ही तरीका है और इनको सबको याद करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो होगा नहीं याद, क्योंकि प्रश्न यहां से अंदर से आता है। और ध्यान रखना जो भी इसके सामने ये लिख रखा है ना, ये 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(5) और यहां पर लिख रखा है 19(6), ये वो है जो कि इनके ऊपर क्या है? प्रतिबंध लगाया जाता है। मतलब यहां पर आपको दे दिया गया कि 19(1)(a) के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो, है? ऐसा कुछ नहीं है। 19(2) के तहत आपको उसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा रखा है। आप न्यायालय के बारे में भी कुछ भी बोल रहे हो, न्यायालय की अवमानना हो जाएगी भाई। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में हाँ ठीक है आलोचना करते हो, लेकिन उस पद के बारे में जब तक उस पद है उस पद की गरिमा का भी ध्यान रखना होगा, लोक व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा। तो उनका कुछ मामलों में प्रतिबंध लगा रखा है। ये देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(2) के तहत प्रतिबंध है, जबकि 19(1)(a) के तक वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। तो ध्यान रखना जब आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, तब आपको जब बोलने की स्वतंत्रता दी गई तब आपके मन में आया कि भाई हम क्या करते हैं, सम्मेलन कर लेते हैं। अब बोलने की स्वतंत्रता मिल चुकी है तो एक सम्मेलन कर लेते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, एक शांतिपूर्ण एक सम्मेलन कर लेते हैं। जब शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के लिए सब इकट्ठे हुए तो आपके दिमाग में आया कि हम एक संघ ही बना लेते हैं। जब संघ बना ही लिया तो सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं घूम के आ जाते हैं, है ना। जब घूम के आ ही जाते हैं तो फिर सोचा कि भाई हम कहीं ना कहीं निवास या फिर एक जगह बस ही जाते हैं। जब एक जगह बस ही जाएंगे तो फिर कहीं ना कोई रोजगार या फिर व्यापार या फिर ऐसा कुछ धंधा भी खोल देते हैं। तो अब आपको इस क्रम में याद ऐसे ही रखना है, ठीक है ना। इसको कहानी बना देना तभी ये याद होने वाला है, लेकिन ऐसे आपको याद नहीं होने वाला। अब देखिए 19(1) के अंदर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि 19(2) के तहत इस पे कुछ प्रतिबंध लगा रखा है। 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(3) के तहत इस पर प्रतिबंध लगा रखा है कुछ मामलों में, ठीक है ना। 19(1)(3) के तहत संघ बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन 19(4) के तहत आपके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी है। ऐसा संघ नहीं बनाएंगे जिससे कि लोक व्यवस्था वगैरह भंग हो या फिर देश की एकता अखंडता को भी नुकसान पहुंचे। 19(1)(d) के तहत आवाज संचरण यानी कि कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है ना, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, लेकिन इसके तहत 19(5) के तहत आपको कुछ प्रतिबंध भी लगा रखे, ठीक है ना। हो सकता है देश ने कहीं पे प्रतिबंध रोक लगा रखी तो वहां पर आप नहीं जा सकते भाई, ठीक है ना। 19(1)(a) के तहत निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता, 19(5) के तहत इस पर भी रोक लगा रखी है। 19(1)(f) ध्यान रखना ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 20/6/1979 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 20/6/1979 को इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 19(1)(g), ठीक है, इसके तहत आप कोई वर्ती या फिर आपका आजीविका व्यापार या फिर कारोबार खोल सकते हो, और 19(6) के तहत इस पे क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। तो अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमने जो ये लिया है, जो ये स्वतंत्रता ली है, वो आयरलैंड के संविधान यानी कि 1937 के या फिर डैनजिंग स्वतंत्र नगर का संविधान से प्रेरित होकर 1922 से हमने ली है। ये वाला जो स्वतंत्रता ऊपर दिख रही है वो हमने यहां से प्रेरित होकर इन दो देशों से, आयरलैंड और डैनजिंग, दो देशों से प्रभावित होकर ये स्वतंत्रता ले रखी। तो ध्यान रखना 19(1)(a) के अंदर क्या लिख रखा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। जब हमें बोलने की स्वतंत्रता दे दी तो 19(1)(b) के तहत, 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन कीजिएगा। जब शांतिपूर्ण सम्मेलन करने के लिए इकट्ठे हो गए तो 19(1)(c) के तहत हमने एक संघ बना लिया, ठीक है। 19(1)(b)
डी के तहत हमने जब संघ बना लिया तो अब 19(1)(d) के तहत हम कहीं पूरे देश के अंदर घूम के आ जाए। 19(1)(d) के तहत तब हम घूमने आ गए। जब घूम के आ गए तब हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि अब हम कहीं ना कहीं बस जाएं। तो 19(1) इसके तहत ई के तहत हम क्या कर रहे हैं, हम निवास और बस जाने की भाई एक आइडिया आ गया दिमाग में। और 19(1) ई हो गया। अब ई के बाद में एफ आता है जो कि संपत्ति का अधिकार है, जो कि हमने हटा दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई जनता पार्टी। ये आपको पहले से पता है, भाग 12 300 क। और 19 ई हो गया, एफ हो गया। और जी के तहत हमारी वर्ती, आजीविका, रोजगार है ना, कारोबार, इसके लिए हमने कोई ना कोई वर्ती वगैरह ये खोल दें का इसके अंदर दे रखी स्वतंत्रता। और ये आगे 2 से स्टार्ट होगा, 2 डबल है, 19(5) डबल है और एक सबसे लास्ट में 19(6) है। तो यह आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। यहां से प्रश्न डायरेक्ट आता है तो यह आपको डायरेक्ट पूरा याद होना ही चाहिए। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है भाई। दोष सिद्धि के संबंध में कुछ मामलों के अंदर अपराध अगर आप करते हैं तो फिर वहां पर वापस दोष सिद्धि जब साबित होती है तो उसके मामले में आपको कुछ हद तक संरक्षण दे रखा है, ठीक है ना, संरक्षण दे रखा है भाई। वो संरक्षण क्या है, किस किस में दे रखा है वो देखिएगा आप। जब देखिए अनुच्छेद नंबर 20(1), जिस समय अपराध किया है उसी अनुसार सजा, यानी कि ध्यान रखिएगा जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो सजा या फिर कानून में जो प्रक्रिया या फिर जो प्रोसेस या फिर जो नियम थे उसी के अनुसार आपको क्या मिलने वाली है, सजा मिलने वाली। ऐसा नहीं आपने पहले कोई अपराध किया और पहले कानून जिस समय आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या फिर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ और उस समय कानून अलग था और अभी भी आपका काम कानून के तहत मामला कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है और आज जब कोई सजा उसके अंदर प्रावधान नया हो जाता है तो फिर आज वाला कानून लागू नहीं होगा उस सजा पर। उसके सजा हमेशा ध्यान रखना पहले वाला जो भी कानून बन रखा है उसी के अनुसार उसका तय होगा भाई, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना। 20(1) के अंदर बोलता है जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो जो नियम या फिर जो कानून की प्रक्रिया थी उसी के अनुसार उसको क्या मिलने वाला है, सजा मिलने वाली है। अगला देखिए 20(2) के अंदर दे रखा है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं, यानी कि एक अपराध किया है उसने और एक अपराध के लिए उसे एक ही बार सजा देगा कानून। ऐसा नहीं आज उसको सजा हो चुकी है कुछ दिन बाद में और न्यायालय के अंदर सुनवाई स्टार्ट कर देते हैं और फिर के वापस से इसको क्या वापस से दे देते कि एक बार और सजा, ऐसा प्रावधान नहीं है। उसको सिर्फ एक ही बार, एक अपराध अगर आपने एक ही अपराध किया है तो उसके बारे में अगर एक बार आपको सजा हो गई तो फिर बार बार आपको सजा नहीं मिलेगी, उसके एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकी। ये आपके 20(2) के अंदर ऐसा प्रावधान कर रखा है। मतलब एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है, ठीक है ना। एक ही अपराध के लिए 2-3 सजा का ऐसा प्रावधान है नहीं, ठीक है। 20(3) के अंदर स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं। ध्यान रखना किसी व्यक्ति को जब पुलिस हिरासत में लेती है या फिर बाद में किसी न्यायालय के अंदर जब पेश किया जाता है या फिर कुछ भी, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद का यह ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ खुद के अपने ही स्वयं के प्रति साक्ष्य या फिर उसके खुद के खिलाफ या खुद के प्रति विरोध साक्षी होने का यह सबूत या फिर बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको अपने खुद के प्रति साक्षी होना यानी गवाही देने के लिए हम क्या नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। नार्को टैक्स, पॉलीग्रामी और ब्रेन मैपिंग ये सभी वो हैं जो कि ये पहले पुलिस इनको अपराध के लिए इनको टेस्टिंग करवाती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको गलत माना है और ये बोल रहे हैं कोई साक्षी दिलाना ये गलत है भाई, अनुच्छेद का उल्लंघन होता है इसका 20(3) का, इसलिए ये पूरी तरीके से ये वैध नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। नार्को टेक्स्ट और पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग ये भी खुद के खिलाफ ही साक्षी होने के लिए बाध्य करता है एक तरह से, ठीक है ना। तो इसको अभी आप ध्यान रख सकते हैं। तो अब तक हमने 3 पढ़े। ध्यान रखना जिस समय जो कानून होगा 20(1) के अंदर जिस समय जो कानून होगा, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है अपराधों के संरक्षण में, अपराधों के दोष सिद्धि में, कुछ मामलों में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रखा है 20 के अंदर। 20 में 3 है तो 20 पहले के अंदर जिस समय जो कानून होगा उसी समय उसी के अनुसार जिस समय उसने अपराध किया है उसी अनुसार उसको सजा होगी। उस समय जो विधि थी, उस समय जो कानून था उसके अनुसार उसको सजा मिलने वाली। सेकंड नंबर, एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं 2 से 3 बार उसको सजा दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा था
किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या फिर साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये हो गए तीनों 20 के अंदर। अब है अनुच्छेद नंबर 21 जो कि प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है ना, जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 और 21, एक तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद मैंने पहले भी बता दिया था, 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 352 के समय भी अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित नहीं किए जा सकते। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता होगा उससे पहले एक आपातकाल लगा था, उस आपातकाल के अंदर सबसे पहले इन्हीं को अनुच्छेदों को निलंबित कर दिया गया था। और जब भी आपातकाल के समय ये अनुच्छेद अगर निलंबित हो जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई पावर नहीं रहेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, जनता पार्टी द्वारा 1978 के अंदर इन दो अनुच्छेदों के अंदर ये प्रावधान कर दिया, चाहे आप 352 लगाओ चाहे, ठीक है ना, लेकिन 352 लगाने के उपरांत भी इस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, फिर भी ये अनुच्छेद क्या नहीं होने वाले, मतलब निलंबित नहीं होने वाले। और ये किसमें, 44वें संविधान संशोधन जो 359 के तहत जो निलंबित नहीं किए जा सकते अब, ठीक है। तो ये आप बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। 20 और 21 अनुच्छेद अब निलंबित नहीं होते। 20 अभी हम पढ़ के आए कि अपराधों के क्या था, दो सिद्धि के, एक मिनट क्या था रे भाई, अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण। अपराधों के मामले में दो सिद्धि, जब अपराध किया जाता है उसके दो सिद्धि होती है, तो दो सिद्धि के संरक्षण के मामले में कुछ मामलों के अंदर क्या दे रखा है, संरक्षण दे रखा है। और ये है प्राण और देह स्वतंत्रता। अब देखिए प्राण और देह स्वतंत्रता के अंदर बहुत सारे हैं, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, आश्रय, स्वास्थ्य, चिकित्सा सहायता, गरिमापूर्ण मानव जीवन, फोन टैपिंग भी नहीं की जा सकती भाई किसी के बिना परमिशन, विदेश यात्रा, जीवन साथी चुनने का अधिकार, आश्रय, नींद लेने की, विद्युत एवं सड़क की निःशुल्क विधिक सहायता, प्राथमिक शिक्षा, जीविको उपार्जन, इन सब की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद नंबर 21 जो कि प्राण एवं देह स्वतंत्रता के अंदर शामिल कर दी गई है, ठीक है ना। तो यह से यहां तक सभी है शामिल कर दी गई है प्राण और देह स्वतंत्रता के अंदर। अनुच्छेद नंबर 21 का ध्यान रखना, 21 का के अंदर शिक्षा का अधिकार है। क्या है, शिक्षा का अधिकार। यह बाद में ऐड किया गया, कब, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 के अंदर हुआ। क्या बात थी, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे भाई। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 21 का, अनुच्छेद नंबर 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा होता है और इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की निःशुल्क व्यवस्था देखना मौलिक अधिकार बना दिया गया भाई। अब सबका यह अधिकार है 6 से 14 वर्ष यानी कि 1 से 8वीं क्लास तक, है ना, 1 से 8वीं तक 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को पढ़ने का यह मौलिक अधिकार बना दिया गया है, वो भी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराने का अधिकार बना दिया गया भाई। कौन से संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, कब, 2002 के द्वारा। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 22 का तो बहुत आसान याद रखना है, 22 का आप सीधा डायरेक्ट 24 कर दीजिएगा। कैसे, तो कैसे देखिए, एक तो सामान्य विधि के द्वारा गिरफ्तारी होती है और एक निवारक निरोध कानून के द्वारा गिरफ्तारी होती है। जब कभी भी आपको कुछ दशाओं के अंदर गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दे रखा है, कुछ मामलों के अंदर कुछ दशाओं के अंदर गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण बोल रहा है। दोनों 20-21 में भी, 20 में भी वहां पर संरक्षण था, दो सिद्धि के अपराधों के, दो सिद्धि के मामलों में कुछ मामलों के अंदर संरक्षण था। और यहां पर लेकर रखा है जब गिरफ्तारी होती है या फिर निरोध वाले कानून में आपको क्या दे रखा है, संरक्षण दे रखा है। सामान्य के अंदर गिरफ्तारी का कारण जानने का आपका अधिकार है भाई। जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तब आप जान सकते हैं कि आपको किस कारण पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ठीक है ना। तो पुलिस किस कारण गिरफ्तार करती है ये आपको जानने का अधिकार है। वकील से परामर्श यानी कि सलाह लेने से आप वकील से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी पुलिस गिरफ्तार करेगी फिर आपको वकील करने का आपका खुद का अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे, ध्यान रखना, गिरफ्तारी के भीतर आपको जब भी पुलिस गिरफ्तार करेगी 24 घंटे के भीतर भीतर आपको वहां के नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी। और ध्यान रखना, जब आने जाने का समय के एक्स्ट्रा 24 घंटे है भाई, ठीक है ना, आने जाने का समय इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, यह भी आप ध्यान रखना। 24 घंटे
जो भी आने जाने का जो समय लगता है ना बीच में रास्ते के अंदर, वो इंक्लूड नहीं है। और बाकी 24 घंटे आपको पुलिस रख सकती है, और 24 घंटे से पहले पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी। और अगर बिना जज की अनुमति आपको 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं रख सकती है पुलिस, ठीक है ना। अगर जज साहब कह देते हैं तो फिर रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखेंगे। और 24 घंटे से पहले पहले आपको नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, एक निवारक निरोध कानून इसी के अंदर एक और है, और इसमें व्यक्ति को क्या है, अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ध्यान रखना, एक निवारक निरोध कानून के अंदर तक निवारक निरोध कानून है जिसके अंदर पुलिस को यह लग रहा है कि अब यह व्यक्ति, अमूमन व्यक्ति अब अपराध कर सकता है, या फिर इस व्यक्ति के द्वारा अब यहां पर कुछ भी, या फिर ऐसी गतिविधियां, या फिर देश की एकता अखंडता जैसे, या फिर लोक व्यवस्था को बिगाड़ने जैसी समस्याएं पैदा की जा सकती हैं, तो उस व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ध्यान रखना, अधिकतम इस व्यक्ति को 3 माह तक, कितना माह तक, 3 माह तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। और इसी तरह से ये कानून बना रखे, देखिए मिसा और टाडा, ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी के समय जब मिसा बनाया गया था, जब इंदिरा गांधी की मौत होती है, मृत्यु होती है, उस समय पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाओं से निपटने के लिए टाडा जैसे कानून को बनाया गया था, और ये मिसा पहले बनाया गया था आपातकालीन के समय। तो इन कानूनों के तहत लोगों को संदेह के आधार पर भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है 3 महीने। लेकिन ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 3 महीने अवधि को 2 महीने किया था, लेकिन अभी तक वो जो 2 महीने वाली अवधि है वो लागू नहीं हुई। वर्तमान में 3 महीने ही है ये अवधि, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, वकील से परामर्श ले सकते हैं। 24 घंटे से पहले पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। बिना मजिस्ट्रेट की या बिना जज की अनुमति आपको 24 घंटे तक से ज्यादा पुलिस आपको थाने में, या फिर 24 घंटे तक बिना जज की अनुमति वहां पर नहीं रख सकती। और निवारक निरोध में 3 महीने तक आपको संदेह के आधार पर भी पुलिस उठा सकती है या फिर ले जा सकती है। लेकिन इसका भी आपको वो कानून जरूर वहां पर कारण बताना होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गए भाई अपना 22 तक अपने पूरा कंप्लीट है, 22 तक एकदम कंप्लीट हो चुका है, 22 तक एकदम कंप्लीट कर लिए। आज के जितने भी अनुच्छेद हमने बोला था कि 22 तक हम पढ़ेंगे, और 22 तक हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार वापस देखें भाई, फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देखने की कोशिश करते हैं भाई, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकार जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर 1215 के अंदर, जहां पर मैग्ना कार्टा के नाम से इन्होंने जोड़ा था सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर। 1789 जब फ्रांस की क्रांति आती है, उसके बाद में इन्होंने भी अपने देश के अंदर संवैधानिक अधिकार के रूप में इन्होंने भी शामिल कर दिया मूल अधिकार को। 1791 के अंदर अमेरिका ने अपने देश के अंदर बिल ऑफ राइट के नाम से मूल अधिकार को शामिल कर दिया। उसके बाद में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी घोषणा कर दी कि मूल अधिकार हर देश या फिर हर नागरिक का मूल कर्तव्य, मूल अधिकार है, क्योंकि सर्वांगीण विकास के लिए भी मूल अधिकार का होना जरूरी है। अब देखिए, 1895 के अंदर स्वराज बिल ने सबसे पहले भारत में इसने शामिल करने के लिए बात कही थी कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान के अंदर होना चाहिए। और 1925 में एनी बेसेंट ने 7 मूल अधिकार बनाए थे, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मूल अधिकार जो कि हमारे देश के अंदर यूएसए से ले रखे, भाग 3 के अंदर वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 है। उसके अलावा 1928 के अंदर नेहरू समिति ने सबसे ज्यादा जोर दिया है मूल अधिकार को भारतीय संविधान के अंदर शामिल करने के लिए। मूल अधिकारों से संबंधित कुछ समितियां बनी थी, एक अल्पसंख्यक बनी थी। इन दोनों समितियों का तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित एक उप समिति बनी थी जिनके जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब देखिए, मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 के अंदर कर रखा है, अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य 368 के तहत संसद इसमें संविधान में संविधान संशोधन कर सकती है, भाग 3 में भी कर सकती है, और पूरे संविधान के अंदर भी संसद को ये पावर दे रखा है। लेकिन उसको ध्यान ये रखना होगा कि मूलभूत ढांचा नहीं बदलना चाहिए, और मूलभूत ढांचे वाला जो कंसेप्ट है वो केशवानंद भारतीवाद में 24 अप्रैल 1973 का आता है। इसके अलावा संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार द्वारा जनता पार्टी के बदलाव किया था, और अमेरिका के संविधान से हमने लिए थे। मूल संविधान के अंदर 7 थे, लेकिन वर्तमान के अंदर 6 हैं। और उसके अलावा ध्यान रखना, 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको आपातकाल के समय भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये संपत्ति का अधिकार है वो भाग 12 300 क के अंदर शामिल किया गया है। आगे देखिए, जो अनुच्छेद है
ये भारत के संविधान के जो 7 मूल अधिकार हैं, जो कि एक हटा दिया गया है। समता का, समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 है। संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978। मोरारजी देसाई सरकार, भाग 12 300 विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर, और मूल अधिकार अभी वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 6 है भाई, ठीक है। आगे देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। क्या है अनुच्छेद 15 के अंदर? तो अनुच्छेद 15 के अंदर देखिए, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। 16 के अंदर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दे रखी है, सभी को समान वाक और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार 19 के अंदर दे रखे। 29 के अंदर अल्पसंख्यकों को अपने वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 के अंदर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। क्या लिख रखा है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ध्यान रखना भाई, यहां पर वर्गों का हितों का संरक्षण है अल्पसंख्यक का, और यहां पर है शिक्षा एवं संस्थाओं की स्थापना भी है। यहां पर सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों का सिर्फ हितों का संरक्षण है भाई, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं ये अल्पसंख्यक, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी है प्रशासन के अंदर। अनुच्छेद 12 सबको पता है, राज्य की परिभाषा, जिसके अंदर क्या आएगा? भारत एवं भारत सरकार या संसद आएगी। प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल भी आएगा। स्थानीय प्राधिकार, जिसके अंदर स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, जिसमें नगरीय भी है, प्रधान पंचायत भी है। अन्य प्राधिकारी में व्यक्ति, निकाय, संस्था, जिन्हें विधि, उपाधि, उपविधि या फिर आदेश या फिर अधिसूचना या फिर नियम बनाने या फिर उसको लागू करने की क्या हो, उसके पास में शक्ति हो, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 13, ये वही अधिकार है जो मूल अधिकारी को क्या करता है? सुरक्षा कवच है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी इसी के तहत सरकार सुप्रीम कोर्ट यूज करता है या हाई कोर्ट यूज करता है। 13(1) के तहत संविधान की पूर्व विधि, ध्यान कीजिएगा, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले का जो भी बना हुआ है, वो अगर अभी का जो मूल अधिकार लागू हुए हैं 1950 के बाद में, उनका अगर उल्लंघन करता है तो वो पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और ये राज्य 13(2) के अंदर राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिसके तहत मूल अधिकार का क्या हो, हनन हो या फिर कम हो। 13(3)(a) के तहत विधि की परिभाषा है, जिसके अंदर अध्यादेश है, आदेश है, नियम है, विनियम है, उपविधि है, अधिसूचना, ये ठीक है ना। और 13(3)(b) जिसके अंदर पर्वत विधि है, पर्वत विधि जो अभी लागू है या फिर पहले से लागू है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 13(4) के अंदर 368 की जो अंदर संसद जो भी संशोधन करती है वो उसके ऊपर 13 इसके ऊपर लागू नहीं होगा। संसद 368 के तहत संविधान या फिर मौलिक अधिकारों में बदलाव करती है तो फिर 13 वाला अनुच्छेद उस पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समता, जो कि विधि के समक्ष समता है, वो हमने ब्रिटेन से लिए हैं, और विधि के समान संरक्षण है वो हमने अमेरिका से लिए। ये देखिए यहां पर शब्द छोटा है, समक्ष है, ब्रिटेन छोटा शब्द दिख रहा है, समान थोड़ा बड़ा शब्द है, इसका मतलब अमेरिका भी बड़ा शब्द दिख रहा है। ये बात ध्यान रखना, ज्यादा ट्रिक कॉमनल है, आप पूरा याद करें। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन, विधि के समान संरक्षण अमेरिका। हाँ 15 है, 15 के अंदर 6 भाग है भाई। देखिए 15(1) के अंदर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दमुजा लीज, ठीक है ना। दमुजा लीज के आधार पर आप किसी भी भारतीय नागरिक के साथ में कुछ भी भेदभाव करने से ये रोकता है भाई, ठीक है ना। और दूसरे के अंदर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थल या फिर सार्वजनिक स्थलों, कुओं या फिर तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों पर क्या नहीं, इनके आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 15(3) के अंदर राज्य स्त्रियों या पुरुषों बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। उसके अलावा 15(4) के अंदर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से अगर SC/ST समुदाय के लिए भी अगर पिछड़े हैं तो उनके लिए भी आरक्षण की कोई विशेष उपबंध कर सकते हैं भाई 15(4) के तहत, ठीक है। 15(4) के तहत इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 15(5) है, उसके तहत 13 संविधान संशोधन 2005 के अंदर होता है। इसमें OBC, SC/ST सबको क्या दे रखा है? शैक्षणिक, निजी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आरक्षण दे रखा है। निजी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर आरक्षण 15(5) के अंदर है, जबकि यहां पर सिर्फ SC/ST को सामाजिक या फिर शैक्षणिक दृष्टि से अगर पिछड़े हैं तो उनके लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है। 15(4) अलग है, 15(5) में OBC, SC/ST तीनों को आरक्षण दे रखा है भाई, ठीक है ना।
और 15(6) के अंदर ईडब्ल्यूएस है भाई, सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों 10% आरक्षण है, और इसमें 15(5) में सिर्फ निजी शिक्षण संस्थान है, ठीक है, निजी शैक्षणिक संस्थान है भाई, सिर्फ 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसको ऐड किया गया। तो ये आपको एक एक सब के सब याद होने चाहिए, जैसे एजिटेज याद होने चाहिए, एजिटेज है ना। अब देखिए 16 के अंदर क्या लिख रखा है, 16(1) ही देख लेते हैं सबसे पहले। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, ये तो आपको सबको पता होगा। 16(1) के अंदर नियोजन या फिर नियुक्ति सभी नागरिकों को समान रूप से सबको अवसर दिया जाएगा। फिर आगे देखिए धमुजा लियूज, ये देखिए धमुजा लियूज है ना। तो देखिए धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या फिर निवास। देखिए लियूज नहीं करना पड़ेगा भाई, आगे एक और है, लियूज नहीं होगा क्योंकि ये देखिए आगे निवास और लिख रखा है। धमुजा लियूज नहीं, ठीक है ना। नवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्म स्थान या फिर निवास के आधार पर राज्य किसी के साथ भी अपात्र घोषित नहीं कर सकता, चाहे नौकरी के अंदर हो, चाहे इनको कहीं पर कहीं ये जो नियुक्ति हो, इनके आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता, ये आधार तय करके। सरकारी नौकरियों के अंदर निवास स्थान के आधार पर संसद उसको एक क्या देख सकती है, भेदभाव कर सकती है संसद, ठीक है ना। संसद सरकारी नौकरियों में भेदभाव निवास स्थान के आधार पर कर सकती है। अगला देखिए 16(4) के अंदर देखिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रखा है पिछड़े वर्ग, इन सबको SC ST OBC, इनको सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण 15(4) के तहत दे रखा है, ठीक है। 15(4) के तहत इनको सरकारी नौकरियों में क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। 16(4) के तहत SC ST OBC, ठीक है, इनको आरक्षण दे रखा है। 16(4)(1) के अंदर SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दे रखा है, ठीक है ना। ये देखिए पदोन्नति में 2002 के अंदर 85वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए 15(5) के अंदर धर्म के आधार पर राज्य को कुछ विशेष प्रावधान दे रखे हैं, विशिष्ट प्रावधान के तहत नियुक्ति की जाने के, या विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित या फिर कुछ है ना। 16(6) के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों के अंदर है ना, तो ये दे रखा है। 17, अच्छा ये पहले वाला, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये तो आपको 17 देख लेते हैं सीधा डायरेक्ट है ना। 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत है, जो कि पूर्ण तरीका एकदम अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जो कि 1955 में ये कानून भी बना दिया गया। 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। 18(1) के अंदर राज्य सेना एवं विद्या से संबंधित दे सकता है, लेकिन कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। राज्य के अधीन लाभ का पद अगर राज्य के अधीन धारण किया है तो कोई उपाधि अगर लेनी है तो राष्ट्रपति की सहमति लेनी ही होगी, और अगर कोई भेंट है, उपलब्धि है या फिर पद है तो भी राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। तीसरे में उपाधि है, यहां पर 3 शब्द है, कोई भेंट, उपलब्धि, पद, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि प्रकार। अब देखिए स्वतंत्रता अधिकार, ये देखिए वाक एवं स्वतंत्रता है। 19 में 20 में अपराधों की 2 सिद्धि में संरक्षण है। 21 में प्राण एवं देख है। 21 क्रम में शिक्षा का अधिकार है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी होती है तो फिर उनको 19 में ये दे रखे हैं 6 प्रकार की, वैसे 7 लिख रखी हैं लेकिन 6 ही है। ये संपत्ति का अधिकार हट गया। तो देखिए सबसे पहले वाक्य एवं अभिव्यक्ति 19(1)(b) में शांतिपूर्ण सम्मेलन, 19(1)(c) संघ बनाने की, 19(1)(d) में अपाद कहीं घूमने की, 19(1)(e) निवास या बस जाने की, 19(1)(f) संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, और 19(1)(g) जो कि कोई वर्ती आजीविका व्यापार या कारोबार खोलने की। लेकिन 19(1)(f) जो कि संपत्ति अर्जन की क्षमता को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। यह आयरलैंड या फिर डेंजिंग के नगर से संविधान से प्रेरित है भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के 2 सिद्धि के लिए कुछ मामलों के अंदर संरक्षण दे रखा है। 20(1) के अंदर जिस समय जो अपराध होगा और उस समय जो कानून होगा उसी के अनुसार उनको सजा मिलने वाली। 20(2) के अंदर एक अपराध किया तो उसके अनुसार एक ही सजा मिलनी चाहिए। 20(3) के अंदर स्वयं को अपने खुद के लिए गवाही देने से आप बाध्य नहीं कर सकते। अगला है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, जबकि 20 और 21 ऐसे हैं जो कि 352 अपराध राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी ये निलंबित नहीं हो सकते। उसके अलावा शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, स्वास्थ्य है, जीवन है, फोन टेपिंग है, विदेश यात्रा है, ये सभी प्राथमिक शिक्षा है, ये सभी आपके अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 21 का जो कि शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के तहत होता है, और इसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, ठीक है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं के अंदर अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो उसके अंदर गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण आपको दिया जाता है। 22 के अंदर एक तो आपको गिरफ्तारी का कारण
कारण का पता करना आपको अधिकार है। वकील से आप सलाह परामर्श ले सकते हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे आपको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। बिना जज की अनुमति आपको 24 घंटे से ज्यादा आपको थाने में नहीं रख सकती। उसके अलावा निवारक निरोध कानून, इसमें व्यक्ति को अपराध, निवारक निरोध कानून के अंदर व्यक्ति अपराध करने के संदेह से उस व्यक्ति को उठा ले जाएगी पुलिस और उसको अधिकतम 3 महीने तक रख सकती है। इसमें सजा देने का कोई नहीं है प्रावधान, लेकिन इसको सिर्फ संदेह के आधार पर उसको, जैसे ऐसा कोई आगे घटना न घटे, देश की एकता अखंडता को नुकसान न पहुंचे या फिर लोक व्यवस्था के अंदर बाधा न उत्पन्न हो, इस उद्देश्य से ये ले जाते हैं। अब देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है भाई, यहां तक हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। 12 से लगाकर 22 अनुच्छेद तक हमने पढ़ लिया है। अब हमारे प्रश्न आ गए। तो देखिए प्रश्न पहला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राज्य की परिभाषा देता है? अनुच्छेद नंबर 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 13? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की परिभाषा देता है? हमें पता है अनुच्छेद नंबर 13 तो जो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कवच है भाई। अनुच्छेद नंबर 12 है वो क्या है? राज्य की परिभाषा देता है भाई। प्रश्न संख्या सेकंड, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून किस स्थिति में असंवैधानिक माना जाएगा? यदि वो संसद द्वारा पारित हो, यदि वो कार्यपालिका द्वारा बनाया गया हो, यदि वो संविधान के भाग 3 के विरुद्ध हो, यदि वो न्यायपालिका द्वारा लागू किया जाए। तो कौन सा होने वाला है भाई? कौन सा होने वाला है? तो ध्यान रखना सी ऑप्शन सही होगा, यदि वो संविधान के भाग 3, ठीक है ना, और तीसरे भाग के अंदर ये मौलिक अधिकार है और इनके ही विरुद्ध होगा तो फिर वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 14 के अंतर्गत इक्वलिटी बिफोर लॉ सिद्धांत किस देश से लिया गया है? क्या ये अमेरिका से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो ये तो हम पढ़ के आए थे भाई। विधि के समक्ष समता तो हमने ब्रिटेन से ली है और विधि के समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया है। विधि के समान संरक्षण अमेरिका है, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन है और कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली है। अनुच्छेद 15 में राज्य किस आधार पर विशेष प्रावधान बना सकता है? केवल धर्म के आधार पर, केवल आयु के आधार पर, महिलाओं, बच्चों, सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या फिर केवल भाषा के आधार पर? तो ध्यान रखना इसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है 15(3) के अंदर आपने पढ़ा होगा, महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक, ये अगले में लिख रखा है 15(4) में, और पिछड़े वर्गों के भी लिख रखा है। तो ये ध्यान रखना यही सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद नंबर 16(4) किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 16(4) उपाधियों की समाप्ति, सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 16(4) क्या होगा? 16(4) के अंदर सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की बात करता है 16(4), क्योंकि वो आरक्षण की बात करता है पूरी, है ना, नियोजन हो नियुक्ति के। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इसे लागू करने के लिए 1955 में कौन सा कानून बनाया गया? सिविल राइट्स एक्ट, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, सामाजिक न्याय एवं अधिनियम, अनुसूचित जाति संरक्षण अधिनियम। तो कौन सा बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? तो ध्यान रखना अस्पृश्यता उन्मूलन 1955 वाला बनाया गया है, ठीक है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1900। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुच्छेद 18 में किस उपाधि पर रोक है? शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधि, राजसी और सामाजिक उपाधि, विदेशी सम्मान, खेल पुरस्कार। तो ध्यान रखना राजसी और सामाजिक उपाधि पर रोक है, ठीक है ना, इस पे ऊपर रोक है, लेकिन शैक्षणिक है, सैन्य उपाधि है, खेल है, विदेशी यहां पर देशी कर दो भाई, यहां पर ये नहीं, आप लिख दो देश के अवार्ड या फिर भारत रत्न जैसे अवार्ड लिख दो भैया, भारत रत्न लिख दो, ठीक है ना। ये विदेशी कैसे लिख दिया, भारत रत्न वगैरह, ठीक है ना। तो मतलब राजसी और सामाजिक उपाधि हम ग्रहण पर रोक लगाई हुई है। अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद 19 क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता की कुल संख्या कितनी है? 5 है, 6 है,
7 है, 8 है, कितनी है? तो मैंने पहले भी बताया था, चाहे मूल अधिकार पूछे, मूल अधिकार उस समय वर्तमान में कितने हैं? तो 6 हैं। और अनुच्छेद 19 में भी कितने हैं वर्तमान में? तो 6 है। मूल संविधान के अंदर कितने थे? तो 7 थे, मूल अधिकार भी, और 19 में भी उस समय 7 थे, ठीक है ना। एक संपत्ति का दोनों जगह सेटअप है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत सम्मिलित है? अनुच्छेद देखिए, एक अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं, बिना अपराध बताए गिरफ्तारी, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो कौन सा सिद्धांत सम्मिलित है 20 के तहत? तो ध्यान रखना, एक अपराध के लिए दोहरी सजा का प्रावधान नहीं, यह 20 के तहत बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य किया गया? क्या 3 से 14 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष है, 6 से 18 वर्ष, 5 से 15 वर्ष? तो आपको बताया गया था 21A, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष, 1 से 8वीं क्लास तक निःशुल्क राज्य क्या उपलब्ध कराएगा? पढ़ाई उपलब्ध कराएगा। तो ये थे क्वेश्चन, अपने क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अनुच्छेद हमने 12 से लगाकर 22 तक हमने पढ़ लिए हैं। एकदम पूरी कोशिश की है कि इसमें से क्वेश्चन जो भी छपेगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ में हमने इस क्लास को पूरा किया है। क्वेश्चन भी देखें, क्वेश्चन भी सरल हो रहे हैं ना, आप पहले पढ़ा फिर क्वेश्चन देखें तो इससे भी आसान हो गया टॉपिक। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा ही एक वीडियो आने वाला है जो कि इसी टॉपिक का नेक्स्ट भाग होगा। जो भी अनुच्छेद पीछे छूटे गए वो हम अगले क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, और इस क्लास को जहां तक हो सके आप जरूरतमंदों को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इस क्लास आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस क्लास के अंदर, इस टॉपिक में से, इस लेक्चर के अंदर आपको सबसे अच्छा अनुच्छेद कौन सा लगा, सबसे बढ़िया अनुच्छेद कौन सा लगा, और जो उस अनुच्छेद के अगर ना हो तो फिर सबसे ज्यादा तकलीफ या फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत आपको मतलब ये अनुच्छेद ना हो, आपकी दृष्टि से बताइए, ठीक है ना। तो जरूर से कमेंट करके बताएगा, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा ही वीडियो। धन्यवाद।